नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक RAS PCS एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि निःशुल्क कोचिंग अभियान RPSC की प्रत्येक वैकेंसीज की तैयारी के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर प्रत्येक वैकेंसीज की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत की गई है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इसके बारे में सभी को बताएं। और आज हम राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता जो है राजस्थान के अंदर जो स्वतंत्रता के बाद खोजी गई सबसे पहली अगर सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता ही है। और कालीबंगा सभ्यता की जिला कहाँ पे है तो बात करें तो जिला जो है ये हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर है। हनुमानगढ़ ज़िले की जो पीलीबंगा तहसील है उसके पास में कालीबंगा पड़ता है। ठीक है, तो अगर ज़िला की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता जो है वो हनुमानगढ़ ज़िले में है। और नदी की बात करें तो नदी जो घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है, सरस्वती नदी, इसे नाली भी कहते हैं, मर्तक नदी भी कहते हैं और हकरा भी कहते हैं। पाकिस्तान में इसको हकरा कहते हैं। और कालीबंगा के शाब्दिक अर्थ की बात करें क्या है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जितने भी कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। जो बार बार परीक्षा में पूछे गए वो कंटेंट इसके अंदर डाले गए हैं। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। देखो, बंगा जो शब्द है, बंगा जो पंजाबी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है चूड़ियाँ। वो काले रंग की चूड़ियाँ यानी काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। और अगर मैं खोजकर्ता की बात करूं तो इसको किसने खोजा, मैं फिर से बता दूं कि राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम जो सभ्यता का जो स्थल है वो कालीबंगा ही है, जिसे अमलानंद घोष ने अमलानंद घोष ने 1952 में खोजा था। 1952 में खोजा था। देखो, ये राजस्थान में प्रथम है। अगर भारत के अंदर आ जाए, क्या भारत में अगर खोजा गया प्रथम स्वतंत्रता के बाद तो क्या है, रोपड़ है। कौन सा है, रोपड़ जो कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर बात करूं क्या उत्खनन करता, देखो ये क्वेश्चन जितने भी कंटेंट है वो परीक्षा में पूछे गए कंटेंट है सारे माय डियर फ्रेंड्स। इनको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कालीबंगा सभ्यता से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्खनन करता की। अगर खोज की बात करें तो अमलानंद घोष ने इसको 1952 में किया था। और उत्खनन करता यानी इसका खनन का कार्य, जिसको मतलब इसका उत्खनन का जो कार्य है वो किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। कब शुरू किया था, ये 1961 से लेकर 1969 के बीच में इसको किया गया। ठीक है, और फिर मैं कुछ बता दूं कि कुछ फैक्ट हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको कालीबंगा सभ्यता को क्या बोला। देखो, पिगट महोदय ने इसको क्या बोला कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। मेरी बात गौर से सुनना कि तीसरी राजधानी के बारे में अगर बताया, किसने बताया, पिगट महोदय ने बताया। और इसका समर्थन किसने किया, दशरथ शर्मा ने भी इसका समर्थन किया कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता है। और पिगट महोदय ने और क्या कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, क्या हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ये क्या है, जुड़वा राजधानी है। क्या है, जुड़वा राजधानी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी किसने, पिगट महोदय ने कहा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करें तो इन्होंने क्या है, इसका समर्थन किया। अगर किसने कहा की बात आ जाए तो पिगट महोदय राइट आंसर होगा। और इसका समर्थन किसने किया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, आपको पता है कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे के जो बायां तट है, क्या है, बायां तट पर क्या है, दो टीले मिले हैं। क्या मिले हैं, दो टीले मिले हैं। ये देखो घग्गर नदी है। ठीक है, जो कालका की पहाड़ी से आती है घग्गर नदी, हिमालय से। ठीक है, तो इसका देखो बहाव क्षेत्र अगर ये है तो इसका बायां तट कौन सा होगा, ये वाला तो क्या होगा, दायां तट, और ये वाला तट क्या होगा, बायां तट होगा। ठीक है, जो ये बायां तट है यहाँ पर दो टीले मिले हैं। क्या, दो टीले मिले हैं। यानी एक तो क्या है पश्चिम दिशा में
ठीक है, और दूसरा क्या है, पूर्व दिशा में, ठीक है। और ये जो टीला है, पूर्व दिशा का जो टीला है, पश्चिम दिशा का जो टीला है, इसमें कितने दो स्तर प्राप्त हुए, कितने दो स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस पे कितने तीन स्तर प्राप्त हुए हैं, यानी कुल मिलाकर जो है कालीबंगा सभ्यता का जो कितने स्तर खोजे गए हैं, तो आप बता सकते हैं कि 5 स्तर खोजे गए हैं। 2 स्तर तो क्या है, जो ये टीला जो है जिसे बोलते हैं पश्चिमी टीला, ठीक है। और दूसरा क्या है, पूर्वी टीला, ठीक है। और पूर्वी टीला में कितने 3 स्तर खोजे गए हैं। और पूर्वी टीला पश्चिमी टीला हमें क्या है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 टाइम बताए गए हैं, एक तो प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले का टाइम, और दूसरा क्या है, हड़प्पा कालीन ठीक है। एक तो हड़प्पा के जो टाइम पीरियड के अनुसार और दूसरा हड़प्पा से पहले, ठीक है। जो 2 स्तर है ना, जो ये पश्चिमी जो टीला है, ये जो पश्चिमी टीला है, पश्चिमी टीला के जो 2 स्तर हैं वो क्या बताते हैं, जो सिंधु घाटी अपने कालीबंगा जो सभ्यता है वो क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन है। इसका टाइम पीरियड क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन है। और दूसरी बात ये कि जो 2 स्तर एक विशेष बात ये भी बताते हैं कि जो इसकी सभ्यता है, इन दोनों स्तरों से हमें क्या पता चलता है कि इनकी जो सभ्यता है वो कौन सी है, ग्रामीण है। क्या है, ग्रामीण है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से नोट कर लेना कि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 टीले प्राप्त हुए हैं, एक तो पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले के अंदर 2 स्तर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 2 स्तर खोजे गए हैं, उन दोनों स्तरों से जो उनका टाइम पीरियड पता चलता है कि ये जो है वो क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब है हड़प्पा कालीन से पहले के जो है बताया जाता है, ठीक है। तो पहले का अगर बताया जाता है तो उसका जो उनकी जो सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कालीबंगा सभ्यता जो है वो क्या है, ग्रामीण थी, ठीक है। और मैं बात करूं किसकी, पूर्वी तट की, ठीक है। पूर्वी तट में कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, 3 स्तर प्राप्त हुए हैं, और 3 स्तर प्राप्त हुए हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या है, टाइम जो है इनका हड़प्पा कालीन है। क्या, हड़प्पा कालीन है, ठीक है। और दूसरी बात ये पता चलती है कि यहाँ से हमें नगरीय सभ्यता का पता चलता है। यानी अब कुल मिला के आप देख सकते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर ग्रामीण और नगरीय दोनों ही सभ्यताओं के बारे में पता चलता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रथम पश्चिमी टीला, दूसरा क्या है, पूर्वी टीला। मैंने बता दिया कि पश्चिमी टीला क्या जो है, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कौन से, प्राक हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा से जो पहले का टाइम पीरियड जो ये बताता है। दूसरा ये कि इस टीले में स्तर की बात करें तो कितने टोटल जो है 2 स्तर हैं, और ये हमें बताता है क्या, ग्रामीण सभ्यता के बारे में बताता है। नेक्स्ट हम बात करें पूर्वी टीला। जो पूर्वी टीला है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बताता है। किसके बारे में, हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में बताता है। यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, हड़प्पा के टाइम पीरियड के अनुसार है। और इसके स्तर की बात करें तो कितने स्तर खोजे गए, इसके 3 स्तर जो है खोजे गए हैं। और इन तीनों स्तरों से इनकी जो सभ्यता है वो कौन सी, नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। कौन सी, नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता जो हड़प्पा कालीन कालीबंगा, और दूसरा हड़प्पा कालीन कालीबंगा को हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो, प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता का मतलब फिर से मैं बता दूं आपको कि हड़प्पा से पहले का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा के पश्चिम टीले के उत्खनन में देखो यहाँ पे 5 स्तर तो क्या है टोटल है, और पश्चिमी टीले में अपने कितने 2 स्तर खोजे गए हैं। कितने, 2 स्तर खोजे गए हैं। देखो निचले 2 स्तर जो है वो क्या है, प्राक हड़प्पा कालीन है, और जो हमें बताते हैं कि ये हड़प्पा से पहले का टाइम पीरियड है। कब, 2400 ईसा पूर्व से पहले का टाइम पीरियड के बारे में बताता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है। कालीबंगा को ही दीनहीन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बस्ती के जो मकान बने हैं वो क्या है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इनमें मकान में क्या है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है।
इस कारण कालीबंगा को क्या है, दीनहीन बस्ती या दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। यानी और इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो कौन सा, क्योंकि प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा के अंदर कच्ची ईंटों के बने मकान प्राप्त हुए हैं, तो इनसे पता चलता है ये क्या, दीनहीन बस्ती इनसे कहा जाता है। देखो उसके बारे में बात करते हैं असुरक्षा की भावना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि चारों तरफ जो है, बस्ती के चारों तरफ क्या है, परकोटे, यानी सुरक्षा के लिए परकोटे, यानी मान लो अगर ये बस्ती है, ये नगर है, तो इसके चारों ओर जो है परकोटे का भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से पता चलता है भी सुरक्षा अपने कब की जाती है किसी चीज़ की, जब क्या है वहाँ हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो यानी असुरक्षा की भावना भी वहाँ देखी गई है। दूसरा हम बात करते हैं भूकंप के अवशेष। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड कि कौन सी सभ्यता के अंदर भूकंप के अवशेष पाए गए हैं राजस्थान में, तो वो है कालीबंगा सभ्यता। क्योंकि जब इसका खोज की गई तो कुछ मकानों के जो दीवारें हैं उनमें क्या है, दरारें होने का जो कारण जो है वो बताता है क्या, कुछ जो मकान है उनके मकानों में क्या दरारें हमें देखने को मिली, तो वो दरारें हमें ये बताती है कि यहाँ पे जो भूकंप के प्रमाण सिद्ध करती है। हम बात करते हैं जूते हुए खेत भी कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। और किस प्रकार से जूते हुए खेत मिले हैं, देखो इस प्रकार से समकोण में, ठीक है, एक प्रकार से जो है समकोण में जो है वो जूते हुए खेत मिले हैं। अब देखो यहाँ पे जो दो पाड़े, एक तो ये पाड़ा हो गया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और दूसरा क्या, इस डायरेक्शन में जो दो पाड़े देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे जो इस प्रकार से मैं बताता हूँ, ये जो कम दूरी का है और दूसरा क्या है, ज़्यादा दूरी का है पाड़ा। जो कम दूरी वाले पाड़े हैं यहाँ पे तो क्या है, चना, क्या चना, और जो अधिक दूरी वाला पाड़ा है वहाँ पे क्या है, सरसों के अवशेष मिले हैं। यानी यहाँ पे जो है खेती की बात करें तो चना, और दूसरे पाड़े में अगर मैं बात करें तो सरसों की भी खेती की जाती थी, ऐसे अवशेष जो है मिले हैं। तीसरा हम बात करते हैं किसका, कपास की। अगर कपास की बात करें तो सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं कपास के वो कालीबंगा के अंदर ही मिले हैं। अब देखो और कपास को जो यूनानी है वो क्या कहते थे, सीडन कहते थे, क्या कहते थे, सीडन कहते थे। अगर बात आए ना कपास की, सबसे पहले जो कपास के साक्ष्य जो मिले हैं सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ, कालीबंगा में मिले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जितने भी इसमें कंटेंट डाले गए हैं वो सारे के सारे परीक्षा में जितनी बार पूछे गए हैं वो सारे के सारे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो अपने प्राक हड़प्पा कालीन पढ़ लिया, अब आता है हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता। हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता। देखो हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है ना, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार है वो राजस्थान के केवल और केवल उत्तरी ही भाग में, कौन से उत्तरी भाग में, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ के जो आसपास है वो वहीं ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पे, गंगानगर और हनुमानगढ़ में ही देखने को मिलते हैं। क्योंकि हनुमानगढ़ की बात करें कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ठीक है, और अपने गंगानगर की बात करें तो अपने को पता है अनूपगढ़ के अंदर बरौर जो क्षेत्र है वो भी इस कालीबंगा यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ही विस्तार देखने को मिलता है हड़प्पा संस्कृति का। दूसरी बात ये कि मैंने आपको बताया था हड़प्पा युगीन जो कालीबंगा सभ्यता है वो क्या है, नगरीय है। ये बात याद रखना, क्या है, नगरीय है। और बात आ जाए प्राक हड़प्पा, किसकी, प्राक हड़प्पा की बात आ जाए तो वो क्या है, ग्रामीण है। क्या है, ग्रामीण है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कई बार लाइन बेस्ड आ जाते हैं कि हड़प्पा युगीन कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी। इस प्रकार से आपको अच्छे से इसको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोहरी परकोटा की। देखो क्या है कि इसमें जो है हड़प्पा संस्कृति में जो नगर योजना जो है, ठीक है, वहाँ से हमें पता चलता है कि जो कालीबंगा में जो दो टीले दिखाई देते हैं, क्या है, दो टीले दिखाई देते हैं, और इन दोनों टीलों में क्या है, अलग अलग, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने बताया था ना, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी, ठीक है, इन दोनों में क्या अलग अलग परकोटे, यहाँ पे जो परकोटा बना हुआ है वो अलग टाइप का है, यानी उनकी जो चौड़ाई है वो अलग है, ठीक है, और दूसरा जो इसकी जो चौड़ाई वो क्या है, अलग है। तो यहाँ से हम अंदाजा यानी बता सकते हैं कि
जो कालीबंगा सभ्यता है उसके अंदर दोहरे परकोटे का भी देखने को मिलता है। दूसरा हम बात करते हैं नगर नियोजन की। देखो कालीबंगा के अंदर जो नगर का नियोजन था यानी नगर को बसाया गया तो वो एक निश्चित योजना के तहत बसाया गया। क्या? एक निश्चित योजना के तहत बसाया गया। और सड़कों का जो है यहाँ पे एक विशेष बात नोट कर लेना का जो सड़कें हैं वो क्या है, पक्की सड़कें थी, ठीक है। और उनका आधार क्या था, वो क्या था कि जो एक दूसरे पे, यहाँ देखो ये जो सड़कें हैं, ये जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को क्या है, समकोण पर काटती है। कहाँ पे? समकोण पर काटती है, ठीक है। ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। और ये पद्धति आपको देखो यहाँ पे एक जाल दिखाई दे रहा है ना, ये जालनुमा, यानी इसे अपने क्या कह सकते हैं, जाल पद्धति भी कह सकते हैं। दूसरा क्या, ग्रिड पद्धति भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं अग्नि वेदिकाओं की। क्या है? अग्नि वेदिका। जो कालीबंगा सभ्यता में क्या अग्नि वेदिकाएं भी मिली हैं। कितनी मिली हैं अग्नि वेदिकाएं? तो मैं आपको बता दूं कि 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और दूसरा ये कि जो जिस चबूतरे पर मिली हैं वो क्या है, जो कच्ची जो ईंटें हैं वो अलंकृत कच्ची ईंटों से बनाई गई अग्नि वेदिकाएं हैं। ये बात विशेष तौर से नोट कर लेना। देखो एक चबूतरे पर यहाँ पे क्या, एक तो कुआं मिला है, क्या, एक तो कुआं मिला, और 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। और इनके मध्य में क्या है, जो वेदिकाएं मिली हैं, ये जो वेदिका है मान लो इसके अंदर जो क्या है, बेलनाकार, क्या है, बेलनाकार एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। क्या है? बेलनाकार एक स्तंभ प्राप्त हुआ है। और इसको आपको पता है इस वेदिका के अंदर क्या है, कोयले की जो है भस्म यानी राख भी प्राप्त हुई है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लेना। बेलनाकार क्या है, स्तंभ प्राप्त हुए हैं, और कोयले की क्या है, भस्म भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता में बलि प्रथा का भी प्रचलन था। ये भी देखने को मिलता है क्योंकि कालीबंगा जो है वहाँ क्या समाज में बलि प्रथा का प्रचलन था। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि यहाँ जो हिरण और बैल की हड्डियों से के अवशेष मिले हैं, तो वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ यानी कालीबंगा में बलि प्रथा का भी प्रचलन था। दूसरा हम बात करते हैं कि यहाँ पे बेलनाकार तंदूर भी मिला है। और बेलनाकार तंदूर की क्या खासियत है, जो ईरान का जो मेसोपोटामिया है वहाँ इस जो है वो बेलनाकार तंदूर के लिए मतलब प्रसिद्ध था। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कालीबंगा में क्या है, बेलनाकार जो तंदूर मिले हैं, तो इसका संबंध यानी कालीबंगा का संबंध किससे हो सकता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ संबंध हो सकता था। ये क्या है, ये कुछ जो प्रमाण हैं हमें ये देखकर पता चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगा में दाह संस्कार की। किसकी? दाह संस्कार की प्रक्रिया की। देखो समाधान यानी किसी जो शव है उसको दफनाने की इसमें 3 प्रक्रियाएं थी। जो पूर्णतः जो 3 प्रक्रिया होती है ना, वो तीनों के तीनों इसमें थी। देखो एक तो पूर्ण समाधि, ठीक है, दूसरा क्या, आंशिक समाधि, और तीसरा क्या, दाह संस्कार। देखो पूर्ण समाधि के अंदर क्या है, किसी भी व्यक्ति को उसको अच्छे से दफनाया जाता था, उसके साथ में खाने पीने का और बहुत सारे जो पार्ट्स जो मतलब जो भी है सामग्रियाँ वो उनके साथ रखी जाती थी। यानी पूर्ण समाधि भी यहाँ पे जो कालीबंगा में देखने को मिलती है। और पूर्ण समाधि की अगर बात करें तो यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अच्छे या उच्च वर्ग का व्यक्ति था उसको पूर्ण समाधि दी जाती होगी, ठीक है। और दूसरा आंशिक समाधि की बात करें तो ऐसा यानी कोई भी शव है उसको यानी सीधा डायरेक्ट एक फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग उसको दफना देना, ठीक है। तो ऐसा भी वहाँ देखने को मिला है। दाह संस्कार की बात करते हैं तो कुछ एक शवों का इस प्रकार से प्रमाण मिला है कि उनको आग यानी दाह यानी आग के अंदर उनको उनका जो है संस्कार किया गया। तो कालीबंगा एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पर दाह संस्कार यानी कालीबंगा के अंदर जो समाधान की प्रक्रिया है वो तीनों ही प्रकार की मतलब प्रक्रियाएं जो है वो देखने को मिलती है। कौन सी? पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि, दाह संस्कार, ये तीनों इसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करें शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण कालीबंगा में मिलता है। क्योंकि जब कालीबंगा में जो समाधान में क्या है, एक बालक की क्या खोपड़ी में 6 छिद्र, क्या है, 6 छिद्र के अवशेष मिले हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस बालक की खोपड़ी में कुछ शल्य क्रियाएं की गई होगी। तो यानी शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता में
मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलंकृत ईंटें। देखो क्या है कि कालीबंगा सभ्यता की खासियत ये भी है कि वहाँ की जो ईंटें हैं उनको क्या अच्छे से डिजाइन किया जाता था और उनके ऊपर अलंकृत किया जाता था, ठीक है। और उनसे क्या चबूतरे भी बनाए जाते थे, फर्श भी बनाए जाते थे। और हवन कुंड मैंने बताया था कि अग्नि वेदिकाएं जो है उन जो कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, तो वो अलंकृत जो ईंटें थी उनसे बनाई जाती थी। यहाँ से प्राप्त होता है कि यहाँ कालीबंगा सभ्यता में अलंकृत ईंटें भी देखने को मिली हैं। दूसरा हम बात करते हैं मिट्टी के पैमाने भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैं बता दूं कि जितने भी इसके अंदर टॉपिक या कंटेंट डाले गए हैं वो कालीबंगा सभ्यता से यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। यानी परीक्षा में जितने भी आए हुए टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ पे डाला गया है। फिर से मैं बता दूं कि कालीबंगा में क्या मुख्य जो सामग्री जो है वो क्या मिली है। मिट्टी से निर्मित जो केक है, मिट्टी से निर्मित केक जो वो कहाँ मिला है, कालीबंगा के अंदर मिला है। दूसरा बेल की खंडित मूर्ति, क्या है, बेल की खंडित मूर्ति, ये भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और क्या घिया और तांबे के क्या है, मन के प्राप्त हुए। घिया और तांबे के क्या है, मन के भी प्राप्त हुए। और तीसरा शंख की चूड़ी भी यहाँ पे मिली है, क्या, शंख की चूड़ी भी मिली है। और मिट्टी का खिलौना, क्या है, मिट्टी का खिलौना गाड़ी भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और ये बात अच्छे से नोट कर लेना कि हड्डियों से बनी सिलाइयाँ, क्या, हड्डियों से बनी सिलाइयाँ मोस्ट है जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, राजस्थान में, तो कहाँ से, कालीबंगा में। और पत्थर के क्या है, सिलवटें भी, और मिट्टी की गेंद भी प्राप्त हुई है। और तांबे का पशु भी प्राप्त हुआ है। और मेसोपोटामिया की कुछ मोहरें जो है वो इस सभ्यता में देखने को मिलती है, जहाँ से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो सिंधु घाटी के मतलब कालीबंगा जो सभ्यता के जो लोग थे उनका संबंध ईरान के मेसोपोटामिया सभ्यता से भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊँट की हस्तियाँ। ये भी नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स कि ऊँट की जो अस्थियाँ जो है उसके मतलब से जो कहाँ मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता में ही मिले हैं। और अग्नि वेदिका भी कहाँ पे, कालीबंगा सभ्यता में मैं आपको बता चुका हूँ। और शल्य चिकित्सा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। संबंधी प्रमाण जो है वो कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से बता दूँ ये जो टॉपिक हैं जितने भी वो परीक्षा में आए हुए टॉपिक्स हैं, ठीक है। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना, इससे क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर से बता दूं कि निःशुल्क कोचिंग अभियान आरपीएससी की प्रत्येक कंपटीशन की एग्ज़ाम की निःशुल्क कोचिंग करवाने के लिए इसको खोला गया। धीरे धीरे इसका जो प्रयास यही रहेगा कि हम इसको अच्छे से डेवलप करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आप प्रत्येक को बताएं ताकि हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता चले, ताकि उसकी जो स्टडी करने में उसको आसानी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।